नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे अपीलों की। पार्ट 7 पर आ चुके हैं हम लोग सीपीसी को करते हुए। सीपीसी के अब तक हम लोगों ने पार्ट 6 को कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 6 प्लस इंट्रो ये हम यूट्यूब पर कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सीपीसी की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो आज से ही अपनी सीपीसी की सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सीपीसी के साथ जोड़िए, न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ माइनर एक्ट जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है उनका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे आज अपने इस पार्ट 7 पर अपीलों के बारे में कि आखिर ये अपीलें क्या होती है, किस तरीके से इसके प्रोविजन काम करते हैं, कौन सा विवादक होगा, कौन सी डिक्री होगी जिसकी अपील की जा सकती है या कौन सी ऐसी डिक्री है जिनकी अपील नहीं की जा सकती है। तो अपीलों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमको सेक्शन नंबर 96 से लेके 112 तक दे रखे हैं। अपीलों के संबंध में प्रावधान है। क्या होती है आखिर अपीलें? अपीलें ये होती है कि भाई किसी लोअर कोर्ट ने हमको डिक्री पास करी, कोई ऑर्डर पास किया, तो उसकी जो अपील होगी वो हम हाई कोर्ट में करेंगे और हाई कोर्ट के भी अगर हम जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये उसी तरीके का एक उदाहरण है जैसे कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हाई कोर्ट यानी कि अपनी मम्मी के पास जाते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई हमारी मम्मी के द्वारा हमारी बात को नहीं सुलझाया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि अपने पापा के पास जाते हैं और अपने मामले को सोल्व कराते हैं। तो यही सारे प्रोविजंस कि भाई किस तरीके से अपील होगी वो हम इस वाले प्रोविजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले प्रोविजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उसकी क्या करते हैं, एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं। इंडेक्स मेंटेन करने से हमको ये पता चल जाता है कि आखिर इस वाले टॉपिक में हमको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक किस सेक्शन में कवर हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स मेंटेन की गई है जिसको कि एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आता है मूल डिक्रियों की अपीलें। तो जो मूल डिक्री की अपील होती है वो 96 से 99 तक होती है। क्या हमको ये वाले पॉइंट पता होने चाहिए कि कौन सी अपील कहाँ से कहाँ तक हो रही है? तो बिल्कुल, कई बार क्या होता है प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इस अपील के प्रावधान कहाँ से कहाँ तक हैं, जनरल प्रावधान कहाँ से कहाँ तक हैं, हाई कोर्ट के प्रावधान कहाँ से कहाँ तक हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान कहाँ हैं, द्वितीय अपील के प्रावधान कहाँ हैं। तो आप लोगों को अगर इस तरीके के इंडेक्स मेंटेन करे हुए रहते हैं तो आपको याद रहता है कि भाई हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। अब देखिए अपीलें डिक्रियों की जो अपीलें होती हैं वो 100 से लेके 100C तक होती है। आदेशों की जो अपीलें होती हैं वो 104 से 106 तक होती हैं और जनरल जो प्रोविजन होते हैं वो 107 से लेके 108 तक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें की जाती है वो 109 से 112 तक में की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में मूल डिक्रियों के अपीलों के जो प्रावधान रहते हैं वो 96 से 99 में ही हमको बताए गए हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले वाले सेक्शन को देख लेते हैं जल्दी सी। मूल डिक्रियों की अपीलें कहाँ से कहाँ तक की जाती है? अभी अभी हमने देखा इंडेक्स के ओवरव्यू में 96 से 99 तक मूल डिक्री की अपीलें की जाती है जिसमें हमको बताया जाता है सबसे पहले सेक्शन 96 जिसमें कहा गया है मूल डिक्री की अपीलें। मूल डिक्री की अपील इसको हमको कनेक्ट करना चाहिए ऑर्डर नंबर 41 के साथ में। ऑर्डरों को साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई इस सेक्शन को हमको उससे कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले जो मूल डिक्री की अपील होती है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसमें कुछ 4 से लेके 5 पॉइंट हैं जिनके आधार पर मूल डिक्री की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के संबंध में अपील की जाती है। सबसे पहले पॉइंट देखिए, जनरल रूल की बात करता है कि जो भी डिक्री ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखने वाले न्यायालय ने पारित की है उसकी अपील वहां पर होगी जहां पर सामान्यतः अपील की जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई जो भी डिक्री ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के संबंध में पारित की जाती है तो उसकी अपील जनरली वहां पर की जाएगी जहां पर उसकी अपील होती है। फिर बोल रहा है यहाँ पर एक्स पार्टी डिक्री की अपील हो सकेगी। आपने किसी तरीके की कोई कंसल्ट करके अगर कोई डिक्री पारित करवाई है तो उसकी अपील नहीं होगी। आई बात समझ में? इसके बाद बोल रहा है कि जो भी स्मॉल कोज केस होते हैं लघुवाद न्यायालय के द्वारा पारित किए गए हैं जिनकी भी रकम 10,000 रुपये से कम है
अगर विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं है तो उसकी अपील नहीं होगी। आई बात समझ में? सबसे पहले जो हमको मूल डिग्री की अपील में बात की है, जनरल बात करी है कि कोई भी अपील वहाँ होगी जहाँ जनरली की जाती है। एक्स पार्टी डिग्री की अपील के बारे में बताया। थर्ड नंबर पे हमको क्या बताया, कंसर्ट से कोई दो व्यक्तियों ने आपस में कंसर्ट करके अगर कोई डिग्री पारित करवा ली है तो उसकी अपील नहीं की जाएगी। और फोर्थ बात करता है स्मॉल केस डिग्री के बारे में, जिसमें कहा गया है कि भाई कोई जो लघुवाद न्यायालय है जिसकी रकम 10,000 रुपये से कम है, अगर विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं है तो फिर उसकी अपील नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 97 बोलता है कि जहां प्रारंभिक डिग्री अपील नहीं की गई है तो वहां अंतिम डिग्री की भी अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि जहां पहले अपील नहीं हुई तो वहां बाद में भी उसके संबंध में अपील नहीं की जाएगी। उसके संबंध में विवाद करने से वो प्रवारित रहेगा, यानी कि आगे वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो केवल रीड ओनली सेक्शन है, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है 98 हमारे लिए कि जहां कोई 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुनी जाए, जहां कोई ऐसी अपील है जो 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुनी जाती है तो उसका विनिश्चय किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका विनिश्चय कैसे किया जाएगा, प्री में कई बार पूछा जाता है कि बहुमत के आधार पर इसका विनिश्चय किया जाएगा। अगर बहुमत नहीं है और डिक्री में किसी भी तरीके का कोई फेरफार या उलटने वाला निर्णय है तो डिक्री को पुष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कह रहा है कि विधि के प्रश्न पर मतभेद होने पर जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर किया जाएगा। यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी लॉ का क्वेश्चन जो उठा इस अपील के अंतर्गत, उसके संबंध में जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत का मतलब क्या हो गया, 10 में से 6 लोग किसी संबंध में हाँ कर रहे हैं, 4 लोग मना कर रहे हैं, तो 6 लोगों की बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। इस धारा के प्रोविजन हाईकोर्ट के लेटर्स पेटेंट के प्रावधान पर प्रभाव डालने नहीं होंगे। अब लेटर्स पेटेंट क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में सब कुछ अगर मैं ही दे दूंगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट पर सब सुविधाएं उपलब्ध है। लेटर्स पेटेंट को ढूंढकर और कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है सेक्शन 99 कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उल्टी जाएगी ना उपांतरित की जाएगी। जनरल बात क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्री पारित हो गई जिसमें कोई गलती है या इरेगुलरिटी है, लेकिन उस डिक्री से किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, गुणागुण पर भी नहीं, जुरिस्डिक्शन पर भी नहीं, तो फिर क्या होगा, ना तो उस डिक्री को चेंज किया जाएगा ना उसको उपांतरित किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 99 ए क्या बोल रहा है। 99 ए ये बोल रहा है कि भाई सेक्शन 47 में तब तक किसी ऑर्डर को उल्टा जाना या उपांतरित ना किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे मैम अभी थोड़ी देर पहले हमने उल्टे जाने और रूपांतरित करने के बारे में बात पढ़ी है, अब यहाँ पर भी आप उल्टे जाने और रूपांतरित करने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल वो ऊपर जो सेक्शन 99 है वो जनरल बात कर रहा है और सेक्शन 99 ए जो बात कर रहा है वो सेक्शन 47 के बारे में बात कर रहा है, जो कि हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक उस क्लासेस को नहीं देखा है एक बार जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 47 हमको बोलता है वे प्रश्न जिनका निर्धारण डिक्री पारित करने वाला न्यायालय करेगा, उनके संबंध में बात कर रहा है कि उस संबंध में किसी ऑर्डर को उल्टा जाना यानी कि चेंज किया जाना या उपांतरित किया जाना इसके मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। आई बात समझ में? सेक्शन 99 और 98। अगर बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आया तो आप देखो क्या बोल रहा है। 99 हमको जनरल बात करता है और 99 ए हमको सेक्शन 47 के संबंध में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपीली डिक्रियों की अपीलें 100 से लेके 103 तक बात करता है कि भाई अपीली डिक्रियों की अपीलें किस तरीके से की जाएगी। सेक्शन 100 बोलता है हमको कि सेक्शन 100 को हमको पढ़ना चाहिए ऑर्डर नंबर 42 के साथ में। क्या बोल रहा है कि हाईकोर्ट के अधीनस्थ किसी कोर्ट द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी। यानी हाईकोर्ट है,
इसका जो निचला कोर्ट है वो लोअर कोर्ट हो गया और ऊपर वाला कोर्ट हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के किसी निचले कोर्ट ने अगर निर्णय दिया है, कोई जजमेंट पास किया है, तो उसकी जो अपील होगी वो हमारी होगी किसमें, हाई कोर्ट में अपील होगी। साथ ही हाई कोर्ट को लगता है विधि का यानी लॉ का कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया है, तो भी क्या होगा, हाई कोर्ट के अंतर्गत अपील की जाएगी। एक्स पार्टी डिक्री हो गई है तो उसकी भी अपील कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट में की जा सकेगी। एक्स पार्टी का कौन सा ऑर्डर है आप बताएंगे मेरे को, और एक्स पार्टी का कौन सा ऑर्डर है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हम बहुत बार एक्स पार्टी ऑर्डर को पढ़ के आ चुके हैं। विधि का सारवान प्रश्न का ज्ञापन जो होगा उसका उल्लेख होगा, यानी कि जो भी लॉ का क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है उसके बारे में ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। मेमोरेंडम क्या होता है, अपील के संबंध में जो ज्ञापन लिखा जाता है, जहां पर अपील लिखी जाती है वो ज्ञापन होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में मेमोरेंडम कहते हैं। उस मेमोरेंडम में विधि के सारवान प्रश्न का उल्लेख किया जाएगा। अब मान लीजिए कि विधि का जो सारवान प्रश्न है वो जनरल भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, हाईकोर्ट उस जो विधि का सारवान प्रश्न है उसको बताएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रतिवादी को तर्क करने दिया जाएगा। दो पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी। वादी ने बोला कि विधि का सारवान प्रश्न उत्पन्न हुआ, प्रतिवादी बोलता है विधि का सारवान प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा, तो प्रतिवादी को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना अपील के संबंध में तर्क प्रस्तुत करे कि ये प्रश्न उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए काशीबाई वर्सेस पार्वतीबाई, इस केस में हमको ये बताया गया है कि किन आधारों पर अपील नहीं हो सकेगी। तो ये बोल रहा है साक्ष्य की पुनः विवेचना की जाए या फिर ताथ्यक तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उनके आधार पर अपील नहीं की जा सकेगी। यानी कि ये कौन से आधार है, किस केस में बताया गया है, और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट केस है जो कि आप लोगों को भी नोट डाउन करने चाहिए। आप कहाँ नोट डाउन कर सकते हैं इसको, आपके पास जो बेयर एक्ट है उसमें जो मार्जिनल नोट साइड में छूटते हैं वहाँ पर आप ऑर्डर्स लिख सकते हैं, वहाँ पर आप ये अपने केसेस वगैरह लिख सकते हैं, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा कि हाँ यार ये मैंने उस टाइम पढ़ा था। तो आपको आज से ही ये चीज़ शुरू करनी चाहिए कि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ अच्छी मिल रही है और आपको लगता है ये मेरे काम आएगी, तो आपको अपने बेयर एक्ट के अंतर्गत ही उसको क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 100A कहता है कुछ मामलों में आगे अपील का ना होना, तो ये वो आधार बताएगा कि जब कब अपील नहीं हो सकती है। तो हाईकोर्ट के लिए किसी लेटर्स पेटेंट, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, विधि का बल रखने वाली लिखित या अन्य प्रवर्त किसी विधि में जहां किसी मूल अपील डिक्री या ऑर्डर से अपील की सुनवाई का विनिश्चय हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के द्वारा किया जाए, उसके निर्णय के आगे कोई अपील नहीं होगी। रीड ओनली सेक्शन है, आपको एक बार गो थ्रू करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन 101 क्या कह रहा है, द्वितीय अपील का किसी अन्य आधार पर न होना। यानी जो हम सेक्शन 100 के अंतर्गत सेकंड अपील को पढ़ के आए हैं, और ये बोल रहा है कि अगर विधि का कोई सारवान प्रश्न होगा तभी उसकी अपील होगी, अन्यथा उसकी अपील नहीं होगी। ये वाला सेक्शन चाहता तो इसको वही मर्ज कर सकता था, लेकिन हम इसको याद करें इसके लिए ये वाला पॉइंट आया है, और ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, सेक्शन नंबर 102। सेक्शन नंबर 102 कह रहा है कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का ना होना। तो कौन से ऐसे मामले हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जिनमें द्वितीय अपील आगे नहीं होगी। तो जो मूलवाद है हमारा वो अगर 25,000 रुपये से अधिक की धन की नहीं है तो उसकी क्या नहीं होगी, सेकंड अपील नहीं होगी। कई बार हमारे लिए ये प्री का क्वेश्चन होता है जिसको कि हमको याद रखना जरूरी है। सेक्शन नंबर 103 बोल रहा है तथ्य विवादकों का अवधारण करने की हाईकोर्ट की शक्ति। बेसिकली जो हमारा सेक्शन 103 है वो हमको बताता है पावर ऑफ हाईकोर्ट। क्या बोलता है इसके अंतर्गत कि साक्ष्य पर्याप्त हो तो सेकंड अपील में हाईकोर्ट निपटारे के लिए आवश्यक विवादक निर्धारित करेगा। यानी कि उसको लगता है कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है, तो सेकंड अपील के अंतर्गत हाईकोर्ट क्या करेगा, मामले को सुलझाने के लिए विवादक विनिश्चित कर सकता है। जो किसने निर्धारित नहीं किए हो, जो निचले कोर्ट ने अगर निर्धारित नहीं किए हो, या फिर विधि के सारवान प्रश्न पर गलत अवधारित हो गए हो, तो हाईकोर्ट निर्धारित कर सकता है। देखिए अभी आदेशों की अपीलें, अब इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट 1 के अंतर्गत हमारी अपीलें कंप्लीट नहीं हो सकती, इसके लिए हमको पार्ट 2 लेके आना ही पड़ेगा। तो पार्ट 1 से पार्ट 2 तक का सफ़र हम आगे करेंगे। तो पार्ट 1 को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? सेकंड अपील के बारे में देखा है, मूल डिक्री की अपील देखी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली देखी है, किन आधारों पर सेकंड अपील नहीं होगी ये देखा है। तो इसके आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील किस तरीके से की जाएगी, आगे कौन से आधार है जिन पर अपील नहीं हो सकती है, किन आधारों पर अपील हो सकती है, ये सब चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।